हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छी खबर लेकर के आया हूं आपके लिए। अगर आप भारत से प्रेम करते हैं तो आप इस खबर को सुन करके बड़े गदगद हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये खबर पढ़ी और इसके ऊपर रिसर्च किया, जब मैं तैयार कर रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसे पढ़ने के बाद। और ये जो खबर है, ये है भारत की एक वो चाणक्य नीति के ऊपर। यानी कि भारत किस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा वो सारे कार्य करके दिखा रहा है कि जो दुनिया में कोई और दूसरा जो देश है वो कर नहीं पाया, और अभी भी नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा। क्यों है ऐसा, आज इसी की पड़ताल करेंगे। और ऐसा भारत क्या कर रहा है इसके विषय में बताएंगे कि भाई ऐसा क्या है कि जो मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई ऐसा अलग क्या है कि जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो भारत कर पा रहा है। तो देखिए, भारत क्या कर रहा है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से तथाकथित रूप से कि 1991 के बाद में ऐसा माना गया कि भाई जो शीत युद्ध है उसको वो समाप्त हो गया है एक तरीका से, कि यूएसएसआर जो है वो टूटकर बिखर गया, और जो रूस है आज का जो आप मॉडर्न जो रशिया देखते हैं वो उसका निर्माण हो गया, और जो कोल्ड वार है वो यहां पर समाप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये मानते थे कि दुनिया में दो ध्रुव हैं। एक वो है जो डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में है, यानी कि पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक बनाना चाहता है, और दूसरा वो है जो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलाना चाहता है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक और कम्युनिज्म और दूसरी ओर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को जोड़ दिया गया डेमोक्रेसी के साथ, और जो ये पूरा व्यवस्था जो है ये जो आपका जो कम्युनिज्म है उसको आपका एक बंद इकोनॉमी से जोड़ दिया गया। लेकिन वो ज्यादा दिन चली नहीं, चाइना ने उसे ब्रेक डाउन किया, और चाइना आज देखोगे तो आप जिस फॉर्म में है वो आप कह नहीं सकते। पॉलिटिकल रूप से आप कह सकते हो कि हाँ भाई वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन आप आर्थिक व्यवस्था से देखोगे, उसकी इकोनॉमी को देखोगे तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। उसने पूरी दुनिया से व्यापार किया है, और अभी वहां पर इसका मतलब जो कैपिटलिज्म है उसको अपना लिया। एक नई तरीका का जो कॉकटेल है वो चीन ने अपनाया और सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत जो है वो जो दोनों ध्रुव बने हुए थे, और जिसका भारत क्या कहता था कि भाई हम तो नेम में शामिल है, नॉन अलाइन मूवमेंट में शामिल है। क्यों? क्योंकि भाई डरे हुए थे। लेकिन आज आप देखोगे कि भारत एक अलग तरीका से कार्य कर रहा है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि भारत एक और तो अमेरिका के साथ क्वाड बना रहा है, और जो क्वाड है असलियत में जो क्वाड जो बनाया गया था, अमेरिका अगर इसमें शामिल है तो उसका मकसद होगा कि भाई इंडियन जो रीजन है, यानी कि इंडियन ओशन का जो रीजन है वहां पर चाइना को बैलेंस करना, और इसको एक क्या बना देना है, एक तरीका से इसको आप ऐसा सोचिए कि इसको एक चाइना को बैलेंस करने के लिए मिलिट्री टाइप का इसको एक संगठन बनाना है। ठीक है, जहां पर भारत को जो है हम चाइना के साथ इंडल्ज कर देंगे, और जो अमेरिका है वो डायरेक्ट वार में नहीं जाएगा कभी भी, याद रखना। वो क्या करेगा, इस तरीका के प्रॉक्सी पालने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने जापान है, साउथ कोरिया है, और आपने ताइवान है, वो इस तरीके से चाइना के पीछे लगाए हुए हैं। तो उसकी ये सोच थी। लेकिन आपको पता होगा भारत ने कभी भी इसको एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। उसने कहा कि भाई ये जो संस्था हमने बनाई हुई है तो ये क्या होगी कि इंडियन ओशन रीजन में एक स्वतंत्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए ही हम इसका प्रयोग करेंगे, कि डेवलपमेंट के लिए। उसने मिलिट्री फॉर्म में कभी से स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर आप देखेंगे कि भारत अमेरिका के साथ तो क्वाड में है, लेकिन साथ ही साथ जो ब्रिक्स है, दूसरी महाशक्ति आप देखोगे अगर इकोनॉमी वाइज, तो दूसरी शक्ति जो है चीन है। चीन के साथ में और रशिया के साथ में वो ब्रिक्स के अंदर भी है। आप सोचिए, आप जो दोनों ध्रुव हैं, आप अगर ऐसा मानेंगे तो दोनों ध्रुवों को ला करके भारत ने एक साइड यानी कि एक पॉइंट पर ला करके मिला दिया है। आप ऐसा समझिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे इसे। भारत ने दोनों को एक पॉइंट पर मिला दिया। ये कार्य कोई और कर सकता है क्या? दोनों सिरों को एक साथ मिला सकता है? नहीं, ये कोई नहीं कर पाया, रूस भी नहीं कर पाया, चीन भी नहीं कर पाया, लेकिन भारत ने करा है। आज हम यही देखने वाले हैं कि ऐसा भारत कर कैसे पा रहा है, ऐसी शक्ति क्या है भारत के पास। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये तो हमारे पता है कि 140 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ है, इतना बड़ा बाजार हमारे यहाँ है, हो सकता है कि अमेरिका उसकी वजह से कुछ हमको जो उस तरीका से ना देखता हो, या उसी के लिए अमेरिका भी अपना एक बाजार ढूंढता हो हमारे भारत में, और रूस और चाइना भी उसी तरीका से बाजार ढूंढ। ये एक सत्य बात है, लेकिन क्या वास्तव में यही एकमात्र उद्देश्य? नहीं, ये भी नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, आज वही हम पड़ताल करेंगे। देखिए, किसी का भी पक्ष नहीं है, सबके साथ अमेरिका क्वाड में और चीन के साथ ब्रिक्स दोनों का जो है, दोनों ही गठबंधनों में एक तरीका से भारत जो है अपना एक अस्तित्व रखता है, अपना एक निर्णय रखता है। भारत की जो शक्ति के जो स्तंभ है वो क्या है, वो मैं आपको जो बता रहा था अभी शुरू में, वो क्या है? वो है एक तो रणनीतिक संतुलन की कला। ये जो रणनीतिक संतुलन की कला है कहां से आती है? आपने चाणक्य नीति के विषय में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन यहां पर भी जो है वही कार्य हो रहा है। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि इसे करने में हमने, भारत ने अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको दांव पे नहीं रखा है। याद रखना, ना तो सॉवरेनिटी ना ही स्वाभिमान। जैसे कि अब देखो पाकिस्तान है, उसने अपना स्वाभिमान बेच दिया, उसके कोई सॉवरेनिटी नहीं है। वो एक तरीका से आपने देखा भी होगा कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि बताइए बताइए शहबाज शरीफ से कि आप क्या कह रहे थे मेरी बढ़ाई में, और वो एक तोता की तरह बोलना शुरू कर देता है। भारत का ऐसा नहीं है। भारत का लीडर जब जाता है बाहर तो उसकी बातें सुनी जाती है, वो आपको आगे भी बताऊंगा इसमें। तो आप देखोगे कि जो रणनीतिक संतुलन है उसकी कला कैसे आती है। आप देखो, रूस से क्या कर रहे हैं, हम तेल खरीद रहे हैं, जबकि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए, और वह पूरे के पूरा जो यूरोप है वो तेल खरीद रहा है, लेकिन हमारे ऊपर एक प्रतिबंध है कि भाई आप मत खरीदो। आप समझ रहे हैं? तो भारत ने उसको नहीं माना। क्लियर? अब देखो, हम अमेरिका से क्या कर रहे हैं, हमारा जो अमेरिका के साथ जो व्यापार है उसमें जो हाई टेक्नोलॉजी और एज कटिंग टेक्नोलॉजी का जो आयात निर्यात है वही होता है अमेरिका के साथ। इसीलिए आप देखोगे कि लगभग कितना $46 बिलियन का जो है भारत हमेशा पॉजिटिव है अमेरिका के साथ में, अधिशेष भारत की ओर है, नेगेटिव नहीं है। समझ गए? प्लस में है हम।
पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ता तेल हमने लगातार खरीदा, और अमेरिका से जो है हम रक्षा प्रौद्योगिकी हो या फिर जो भी एज कटिंग टेक्नोलॉजी है उसकी साझेदारी लगातार हमारी संस्थाएं उनके साथ करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। और यही मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने वहां पे भी बताया कि जो अमेरिका के जो टैरिफ जो है वो हमें ज्यादा हानि पहुंचाएगा नहीं। उसका एक और भी कारण था, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो व्यापार है वो हाई कटिंग टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी में है, तो यहां पर आप पैसा मायने ज्यादा नहीं रखता, यह भविष्य ज्यादा मायने रखता है, इसीलिए हम इस घाटे को भी झेल लेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो बनाइए। तो पहला क्या है, रणनीतिक संतुलन की कला। अब यहां पर अगर आप देखोगे शक्ति के स्तंभ है एक तो अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर आईएमएफ के अकॉर्डिंग भी देखें तो 6.7% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और आपने अभी देखा होगा कि अभी 1 तारीख में ही शायद भारत दुनिया को छोड़ करके यानी कि जापान को पीछे करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और बताया जा रहा है कि 2029-30 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, अमेरिका और चाइना के बाद में। आप सोचिए, एक तो ये अर्थव्यवस्था हो गया हमारे पास में, एक है विनिर्माण। आपने जाना होगा कि जैसा कि 1991 के बाद में भारत के अंदर जो लिबरलाइजेशन यानी कि एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है वो भारत के अंदर लाया गया था। अब जब ये भारत के अंदर लाया गया तो आप समझिए क्यों लाया गया होगा, क्योंकि हमारे ऊपर आईएमएफ से लोन था और हमको आईएमएफ की शर्त माननी थी, इसीलिए आईएमएफ ने हमारे ऊपर थोप दिया था, आप ऐसा कहिए। अब उसके अंदर हमने क्या किया, सिर्फ हम अपने सर्विस सेक्टर को हम आगे बढ़ाते रहे। क्यों? क्योंकि विनिर्माण को अगर हम आगे बढ़ाते तो हमारी सरकारें जो थी उनके पास पैसा ही नहीं थे, समझ गए, क्योंकि उनको करप्शन करने से फुर्सत नहीं थी, तो पैसा तो उसके साथ है ना, तो वो करप्शन में लगी हुई थी। अब क्या था कि सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाया, क्योंकि उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो कुछ डेवलप ज्यादा करना नहीं है, अमेरिका से सर्विस देनी है, उनको सर्विस देकर के पैसा ले लेने, इसलिए सबसे सस्ता हमने क्या करा, सर्विस। लेकिन आप 2014 के बाद में देखेंगे कि जब से नई सरकार बनी उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया, और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं वो इसी विनिर्माण क्षेत्र से निकल करके आता है। तो अब देखोगे कि दुनिया में के जितने भी एप्पल है, सैमसंग है, टेस्ला है या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत जो है लगातार निवेश कर रही हैं। अब यहां असेंबल नहीं हो रहा है बल्कि यहां मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। आप समझिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए जनसांख्यिकी, हमारे यहाँ पे एक जो 25 साल से कम उम्र के लगभग कितना युवा होंगे, 60 करोड़ लोग हैं। कितने हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है, ऐसे 60 करोड़ लोग हैं। अब आप दूसरी बात और समझिए, भारत यूरोप की कॉलोनी रहा, ब्रिटेन की कॉलोनी रहा, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है। ये 2-3 कारण ऐसे हैं, शिक्षा का स्तर, क्योंकि उन्हीं की तरीका की जो एजुकेशन सिस्टम इधर थोपा गया है हम पे, तो हम जो है वो जो उनको चाहिए क्या, एक रट्टू तोता, वो हमारे यहाँ अच्छे खासे हैं। इसलिए आप देखोगे कि जनसंख्या की लाभांश जो है वो भी हमारे यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि भारत को एक क्षमता प्रदान करते हैं कि वो दोनों देशों को साध सके। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर भी उनकी निर्भरता है, उनको भी अपना मार्केट यहीं पे बेचना है, उनको भी अपना सामान भारत के अंदर बेचना, क्योंकि देखो चाइना अपने आप में ही देखो आप उसका सैचुरेशन आ गया। अमेरिका की जितने भी आप देखो कि फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगभग चाइना में बैन है। तो अब अगर कंजप्शन अगर बढ़ाना है तो भारत ही उसके लिए बचता है। अगर आप पूरे यूरोप के अंदर देखोगे तो वो सैचुरेशन पर है, तो उनके लिए एक विकासशील ऐसा चाहिए देश जिसके पास परचेजिंग पावर भी हो, क्योंकि आप अफ्रीका के अंदर लोग तो हैं लेकिन पैसा ही नहीं है। तो वो भारत के अंदर इन दोनों चीजों का जो कॉकटेल है, यही कॉकटेल जो आप कहते हैं ना, दोनों का जो मिश्रण है, ये भारत को एक अलग तरीका की तस्वीर पेश कर देता है, ताकि पूरी दुनिया के जो, चाहे वो रसिया हो, चाहे तो वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चीन का लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट हमसे है, लेकिन वहां के साथ साथ वो व्यापार के लिए भारत पर बहुत निर्भर है। समझ गया मेरी बात? अब देखिए आप, मैं इसको आपको जितना भी मैंने बताया है थोड़ा सा विस्तार से आपको इसको समझाता हूं 2 मिनट में, कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति दुनिया की नए नियम सिखा रही है। क्यों सिखा रही है अब आप समझ गए होंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक रणनीति है। कौन सी रणनीति है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने गुपचुप तरीके से एक महाशक्ति बनने की राह पकड़ ली है। यह अमेरिका और चीन के बीच चयन करने के बजाय एक क्या कर रहा है, मल्टी अलाइनमेंट, यानी कि एक को नहीं चुन रहा है बल्कि उनके बीच संयोजन बैठा रहा है कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ और आप भी आ जाओ, तीनों को एक साथ लेकर के कि आप देखो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इसीलिए आप देखोगे कि मोदी जी बार बार बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि विकास विकास विकास, क्योंकि विकास ही जब डेवलपमेंट होगा, जब हमारे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो ये देश हमारे यहाँ आएंगे। नहीं तो जनसंख्या किससे कुछ नहीं होता। जनसंख्या तो अफ्रीका के अंदर भी है, अफ्रीका में इतना, लेकिन परचेजिंग पावर ही नहीं है। समझिए आप मेरी बात। देखो एक परिष्कृत रणनीति अपनाकर सभी पक्षों के साथ साध रहे हैं भारत किसी की अनुयायी नहीं है। देखो भारत किसी का अनुसरण नहीं कर रहा है, पिछलग्गू नहीं बना हुआ है जैसे पाकिस्तान जैसा देश है, बल्कि एक अनिवार्य वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। क्यों बन गया है? अगर देखो जैसे चीन के अंदर मैंने क्या बताया कि अगर कुछ उनके पास कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज उनसे ज्यादा है। याद रखना, जिस दिन चीन गिरेगा भर भरा करके नीचे गिर जाएगा। चीन को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। याद रखना इस बात को। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है ये है, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रेकेबल है। याद रखना, उसके अंदर नमी नहीं है बिल्कुल भी। और जो चीज ब्रेकेबल होती है, जिनमें बिल्कुल लचीलापन नहीं होता, अगर वो नीचे गिर जाए तो खिन्न खिन्न हो जाती है, वही चाइना है। आप ऐसा समझ लेना अगर इस एग्जाम्पल से समझे हो तो। अब देखो भारत के वो 4 स्तंभ जो मैंने आपको बताया है, पहला क्या है? कूटनीतिक बाजीगर। ये कहां से निकल कर आता है कूटनीतिक बाजीगर? क्योंकि भारत आर्थिक चुंबक है। भारत के अंदर हर देश जो है उसकी जो कंपनीज है, एमएनसी जिन्हें बोलते हैं, वो भारत में आना चाहती है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर उनको एक लेबर फोर्स मिल जाएगी, अच्छे लॉज मिल जाएंगे जो कि उनके पक्ष में भी वर्डिक्ट दे सकते हैं।
हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ 25 साल से कम उम्र के 60 करोड़ लोग युवा लोग हैं और खासकर एजुकेटेड स्किल्ड भी लोग हैं उनमें, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे अनस्किल्ड हैं। अब क्योंकि जितनी भी आपको चाहिए ना वो भारत के अंदर आपको मिलने वाला। अब जनसंख्या की जो युवा शक्ति है वो हमारे पास है, वैश्विक वस्तुकार यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भारत जो है आकार दे रहा है उसको भी। तो आप जैसे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये भी जो है भारत को जो है इस खिलाड़ी बनाने में एक जो है भूमिका अदा करता है। दो ध्रुव दुनिया, निष्ठा या अधीनता के बीच एक असंभव विकल्प है, यानी कि बात आती है पूरी दुनिया के अंदर। मैंने अभी देखो शुरू में क्या बताया आपको, मैंने शुरू में आपको यह बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर दो ही स्तंभ थे, यानी कि या तो आप कम्युनिस्ट हो सकते हैं या तो आप डेमोक्रेटिक या फिर यानी कि कैपिटलिज्म के साथ जा सकते हैं। लेकिन भारत एक डरा हुआ सभ्यता थी या डरा हुआ देश था, इसीलिए उसने नेम जैसा जो है कायराना हरकत की, और या कहो कि समय की मजबूरी रही होगी, आप ऐसा भी कह सकते हैं ना, हर चीज को मजबूरी कहो, तो आप मजबूरी में नेम बना लिया। लेकिन आज का जो भारत है वो किसी के प्रति यह नहीं है कि निष्ठा रख करके बचा हुआ, जैसे पाकिस्तान है उसने अधीनता स्वीकार कर ली है अमेरिका की, चाइना की, यानी कोई भी पैसा दे दो उसका ही अधीन हो जाता है, उन्होंने अपनी निष्ठा बेच दी है पूरी तरीका से। तो अभी वो क्या है कि एक तरीका से पिछलग्गू है, लेकिन भारत के साथ ये समस्या नहीं है। भारत एक निष्ठावान देश है, भारत एक स्वाभिमान देश है, और भारत जो है दुनिया की उभरती हुई सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, और उसी से जो है अमेरिका जैसे जो देश है उनको चिढ़ है। अब देखना आप, अमेरिका पश्चिमी सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक विचारधाराओं के साथ संरक्षण की मांग करता है। अमेरिका, आप समझ गए आप। अब देखना, चीन अपने आर्थिक प्रभुत्व और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अधीनता की मांग करता है, समझ गए। अगर आप अमेरिका के साथ जाओगे तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई आप मेरे जैसी विचारधारा हो जाओ, ये से क्या है कि आपकी निष्ठा रख जाएगी गिरवी। अगर आप चीन जैसे देश के साथ जाते हो तो वो क्या कहेगा कि भाई जैसे मेरा बड़े बड़े इनिशिएटिव जैसे बीओबी जैसे बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका आप समर्थन कीजिए, यानी कि उनके अपनी जो अधीनता है वो, इनका जो अधीनता है उसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन भारत ने ये सब नहीं किया। अधिकांश देशों के लिए ये जीरो सम गेम होता है, या तो वो चाइना के साथ जाते हैं या तो अमेरिका के पिछलग्गू बन जाते हैं, ठीक है, या पाकिस्तान जैसे जो है वो बन जाते हैं सैंडविच, ठीक है, अमेरिका भी मारेगा और चाइना भी मारेगा। अब रणनीतिक स्वायत्तता, ये सिद्धांत भारत की अपनी संप्रभुता को समर्पित किए बिना, याद रखना ये वर्ड बहुत अच्छा है, संप्रभुता को समर्पित किए बिना ही, संप्रभुता को समर्पित किए बिना ही सभी देशों के साथ सहयोग करने की क्षमता, यानी कि हमारे पास क्या है, देखो देशों के बीच भावनात्मक रिश्ते नहीं होते, हम आपको क्या दे सकते हैं और आप हमको क्या दे सकते हैं, इस पर रिश्ते चलते हैं। क्लियर। ये नहीं है कि रसिया के साथ हमारे कोई इलू इलू के रिलेशन है, इलू इलू के रिलेशन नहीं है, हम रसिया को सरवाइव करने की क्षमता दे रहे हैं और वो हमको सस्ता दे रहा है। तो यानी कि हमारे जो रिलेशन है वो म्यूचुअल है, हमारे लिए वो जरूरी है और उनके लिए हम जरूरी हैं, बस यही है। साझेदारी अधीनता के बिना, सहयोग नियंत्रण के बिना। देखना ये है हमारा मोटो। हमारा मोटो क्या है, साझेदारी करेंगे अधीनता के बिना और सहयोग करेंगे नियंत्रण के बिना। हम अगर सहयोग कर रहे हैं तो तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे अपना। अगर हमने आपको सहयोग दिया है, भारत ने अगर किसी देश को सहयोग दिया है तो ये नहीं कहा कि चीन की तरह की आप मुझे अपना एक पोर्ट दे दीजिए। साझेदारी की है तो अधीनता नहीं किया, ना खुद अधीन बने ना किसी को अधीन बनाया। उसी तरीका से आप ये देखेंगे कि ये सिर्फ एक गुटनिरपेक्षता नहीं है। याद रखना, जब हम नेम की बात कर रहे थे शुरू में, NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, तो ये कोई नेम नहीं है, बल्कि आज हम डिसिसिव हैं, यानी कि हम आज डिसीजन ले रहे हैं। हम डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हमें करना क्या है, ठीक। अब कूटनीतिक बाजीगर कैसे बन गया? कूटनीतिक बाजीगर यही है कि दोनों स्तंभों को एक साथ लेकर के, यानी कि चाहे तो वो कम्युनिज्म विचारधारा रही हो रसिया की, या तो फिर वो कैपिटलिज्म की विचारधारा अमेरिका की रही हो, उनको साध करके चल रहा है। विरोधाभासों में महारत हासिल है भारत। गठबंधन विरोधाभास वही, जैसे कि एक ओर तो क्वेड में भी है और दूसरी ओर वो ब्रिक्स में भी है, और दोनों के साथ में आप देखोगे ऊर्जा बनाम प्रौद्योगिकी, 40% रूस से तेल आयात करता है, और पश्चिमी देशों को जो है, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत की ऊर्जा आयात लगभग 40% रियायती रूस तेल पर निर्भर है। आप सोचिए, हम यानी कि तमाम प्रतिबंध के क्या प्रतिबंध लगोगे? भारत जानता है कि हमारा तो आपके साथ में हाई टेक्नोलॉजी, रेज कटिंग टेक्नोलॉजी की ही साझेदारी है, आप प्रतिबंध लगाकर क्या कर लोगे? लेकिन जिस वजह से आप प्रतिबंध लगा रहे हो वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है आप ये देख लीजिए। समझिए मेरी बात। अब ये है 20 बिलियन अमेरिकी प्रौद्योगिकी का जो हस्तांतरण है, जीई फाइटर जेट इंजन उत्पादन, सेमीकंडक्टर से, देखो ना आप, देखो ये किस सारा फाइटर जेट इंजन, सेमीकंडक्टर साझेदारी, ये 20 बिलियन से अधिक की, और ये रक्षा सौदे हैं। यहां पर अगर वो टैरिफ बढ़ा भी रहे हैं तो कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि भविष्य के लिए हम इस घाटे को झेल लेंगे। अब है, कोई भी दूसरा देश ऐसा करने में प्रयास करने पर दोनों ही पक्षों को परिणाम भुगतेगा, भारत का कोई भी परिणाम नहीं है। अब समझना, वही जो मैंने आपको अधीनता और निष्ठा जो है गिरवी रखने की बात की थी। अब बात आता कि आर्थिक चुंबक कैसे है भारत। आर्थिक चुंबक जो शुरू में बता दिया कि भाई हमारे पास इतनी ज्यादा जो है जनसंख्या है, और साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो हब है भारत, अब वो बन रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि चीन के बाहर सबसे ज्यादा जो आईफोन है वो भारत में डेवलप हो रहे हैं। सैमसंग का अगर आप देखोगे कि भारत को अपना सबसे बड़ा वैश्विक विनिर्माण केंद्र जो है वो सैमसंग ने बनाया है। उसी तरीके से आप टेस्ला देखोगे, अमेरिका के बाहर अपनी सबसे बड़ी जो फैक्ट्री की योजना जो बना रहा है टेस्ला, वो भारत के अंदर बना रहा है। अब यही है कि बौद्धिक पूंजी का संसार। अब देखो, जनसंख्या एक अलग मैटर है, लेकिन बात है परचेसिंग पावर, वो भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। टेस्ला की गाड़ी यहां बिक सकती है, वो अफ्रीका के अंदर नहीं बिक सकती। तो वही है। और चाइना के अंदर आप देखोगे क्या, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी
ही सैचुरेशन आ चुका है, तो वहां पर उसकी खास जरूरत है नहीं। यह सिर्फ असेंबली नहीं है, भारत में डिजाइन किया जाता है ना, ये असेंबली नहीं हो रही कि बाहर से सामान लाए और यहां पर पैक कर दिया, नहीं, ये भारतीय डिजाइन नवाचार का केंद्र बना रहा है, यानी कि भारत में डिजाइन हो रहे हैं और नवाचार का जो केंद्र है वो भारत बन रहा है। गूगल का वैश्विक एआई अनुसंधान, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेजन का लॉजिस्टिक्स नवाचार सभी तेजी से जो है भारत में केंद्रित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों है, मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत के अंदर एक स्वतंत्र जो है जुडिशरी है। अंग्रेजी भाषा जो है उसकी क्षमता, यानी कि उसके बोलने वाले समझने वालों की संख्या भारत के अंदर ज्यादा है। राजनीतिक अभी स्थिरता जो है भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिल रही है कि भारत अब जो है वो नहीं है कि भाई मिली जुली सरकारों का जो दौर है उससे भारत बाहर निकल आया है। अब भारत के अंदर लगातार तीसरी बार जो है सरकार बनी है बीजेपी की, और आने वाले 20, 25, 30 साल जो ये सरकार रहने वाली है। इसी को देखते हुए आप देखोगे पूरी दुनिया जो है राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी होती है। भाई कोई कंपनी आपके यहाँ पैसा लगा रही है तो वो उस पैसे को ये भी तो सोच रही है कि भाई मैं इसको रिकवर भी तो करूंगी। अगर कोई कल समाजवादी आ जाता है, जो कि लोकतंत्र में बड़ी गड़बड़ी है, कि कल कोई लाल किताब वाला अगर आ जाता है तो वो तो मेरा सारा पैसा लेकर डूब जाएगा। तो ये भी देखने की बात होती है। तो निवेश जो है उसके ऊपर ही आएगा कि भाई कितनी राजनीतिक स्टेबिलिटी यहाँ पर है। एक अभेद्य निवेशक किला। अब क्या है, 2023 में भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो एफडीआई कितना आया है, 83 बिलियन के करीब आया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना आया है, 83 बिलियन के करीब आया है। वो मैं आगे बताऊंगा। एफडीआई दो तरीका के होते हैं, ठीक, बाद में देखेंगे। रणनीतिक विविधीकरण कैसे, भारत अमेरिका से प्रौद्योगिकी, यूरोपीय निर्माता, चीनी प्रौद्योगिकी, कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स, जापानी ऑटोमेटिव, चीनी अवसंरचना, ये निवेश भारत में जो है कहां से आया है। देखिए, अगर अच्छा अमेरिका से आया है तो प्रौद्योगिकी में आया है, चीन से आया है तो भी प्रौद्योगिकी में आया है, कोरिया से आया है इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है, जापान से आया है तो ऑटोमेशन में आया है, ऑटोमेटिव वाला, चीन से अवसंरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी आया है, यूरोप में निर्माता के रूप में यूरोप से भी आया। तो सारे के सारे वो है यहाँ पर, वो अपना एक विकास इंजन भारत को देख रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो उसमें हमें बहुत लाभ होगा। अब बात वही है कि भारतीय पूंजी प्रवाह पर हावी नहीं है, अपने ये सबसे परिष्कृत रूप में एक राजनीतिक विविधीकरण है। तीसरा स्तंभ क्या बताया था, जनसांख्यिकी शक्ति, वही जो आपको बताया कि 60 करोड़ जो युवा हैं वो 25 साल से कम उम्र के हैं, 25 साल से कम उम्र के हैं। और उसके साथ साथ वो तो है ही प्रतिभा जो पाइपलाइन देखोगे आप, भारत में हर साल यूरोप और अमेरिका के संयुक्त रूप से ज्यादा इंजीनियर जो है, स्किल्ड इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। भारत एक उद्यमी अमेरिका और चीन को छोड़कर किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक यूनिकॉर्न जो है वो स्टार्टअप भारत के अंदर है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। वैश्विक नेतृत्व निर्यात, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल या एडोबा, आईबीएम जैसी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियां नेतृत्व भारतीय मूल के जो सीईओ हैं वही इनका जो है नेतृत्व सीईओ के रूप में कर रहे हैं। तो ये भारत का दिखाता है कि माइंडसेट क्या है। ठीक है, जब 60 करोड़ युवा भारतीय मध्य वर्गीय आय प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, अगर भाई जो लोग हैं वो अगर उन्हें जॉब मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, यूरोप और जापान की संयुक्त खपत से भी अधिक खपत होगी। क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। समझ गए मेरी बात। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होंगे। अमेरिका से अधिक स्मार्टफोन भारत के अंदर है, चीन से अधिक जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो भारत के अंदर होंगे। इस तरीका से आप देखोगे कि एक तरीका से रणनीतिक लाभ हमें होने वाला है। वैश्विक कंपनियां इस गणित को समझती हैं और इसी गणित को समझती है, इसीलिए क्या करती हैं, वो भारत में आती हैं और वो सोचती भी, उन्हें पता है कि भारत के अंदर सिर्फ जनसंख्या ही नहीं है, बल्कि क्या है, उस जनसंख्या के पास परचेजिंग पावर भी है। ये बड़ी बात है। भारत बाजार तक पहुंच चाहता है, भारत के बाजार तक सारे के सारे देश जो है वो पहुंच चाहते हैं, भारतीय शर्तों को स्वीकार करते हैं, भारतीय सहयोग चाहते हैं, भारतीय प्राथमिकताओं को भी स्वीकार करते हैं। अब चौथा स्तंभ में मैंने क्या बताया था, वैश्विक वस्तुकार। भारत केवल मौजूदा वैश्विक संस्थानों में शामिल नहीं हो रहा है, ये उन्हें सक्रिय रूप से नया आकार दे रहा है। आपने देखा होगा कि भाई जैसे यूएन के अंदर भारत है तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि शामिल हो गए हैं, नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है भारत की है, यानी कि जितने भी संगठन में भारत जाता है वहां अपनी एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है वो दिखाता है। यह आधिपत्य के बिना ही क्या करता है, प्रभुत्व जो है उसके प्रभुत्व नहीं जमाता, बल्कि वहां पर भी डेवलपमेंट और प्रदर्शन की बात करता है। वैश्विक एजेंडा को फिर से लिखना, केस स्टडी जैसे देखोगे G20 की अध्यक्षता, ठीक है, जब भारत को मिली तो पश्चिमी डिजाइन एजेंडे को स्वीकार करने के बजाय भारत ने ग्लोबल साउथ की जो है प्राथमिकता सामने रखी थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो वेस्ट कह रहा है हम उसे मान लेंगे, नहीं, ग्लोबल साउथ की उन्होंने जो कही थी और ऊर्जा पहुंच और ऋण राहत जो है उसकी बात कही थी। अफ्रीका संघ को G20 की सदस्यता मिली थी उस समय में और ऋण पुनर्गठन तंत्र की स्थापना उस टाइम पर भी हुई थी। अब वही है भारत के पास में, जैसा आपको पता है यूपीआई, इसमें कई बार बात कर चुका हूं, ये जो है स्विस जो है उसके लिए आने वाले समय के अंदर स्विफ्ट जो है स्विफ्ट, ठीक है, इसके लिए एक चैलेंज ये साबित होने वाला है आने वाले समय में। यह तकनीकी पश्चिम भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में जो है शामिल हो सकती है और आने वाली, इसके ऊपर एकदम अलग से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, 21वीं सदी की महाशक्ति का खेल कैसे जीता जाता है। भारत ने किसी पर विजय प्राप्त किए बिना, किसी की धमकी दिए बिना, किसी को पक्ष चुने बिना महाशक्ति का दर्जा जो है धीरे धीरे से हासिल कर रहा है। बस इतना मूल्यवान हो गया है, अनदेखा नहीं किया जा सकता भारत को, यानी कि आप भारत को अनदेखा करके आगे बढ़ नहीं सकते। नया वैश्विक खाका है, भारत दुनिया को दिखाया है कि वह भूध्रुवीय जुड़ाव न केवल संभव है बल्कि लाभदायक भी है। यानी कि भारत ने बताया कि आप ये नहीं कि एक ध्रुव के साथ जा सकते हैं, नहीं, आप दोनों के बीच एक बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। ये
भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है। यह तो बस शुरुआत है और आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, और भारत किस प्रकार से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था 2029-30 तक जो है वो बनने वाला है, आप उसका देखेंगे और प्रत्यक्ष लाभ आप तक भी ये सारे के सारे पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको बताने का ये प्रयास किया कि भारत के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि जो भारत को ये बैलेंस बनाने में मदद करती है, या एक इस तरीका का जो रणनीतिक जो शिल्पकार बना देती है कि वो दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो भारत कर पाया है। तो फ्रेंड्स, आज ये बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए। आपको क्या पसंद आया, कोई पसंद नहीं आया, या मुझे क्या और थोड़ा सा इसमें बदलाव करना चाहिए, वो भी आप मुझे सजेस्ट कीजिए। तो कमेंट जरूर कीजिए। और आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस यही है। और ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।